माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे यूट्यूब में रिसीव होती है आप लोगों से। आप सारे पूछते रहते हैं कि फेंट लाइन किस लिए आता है, अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज क्यों होता है, लेट प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का चांसेस कैसे बढ़ता है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है जिससे हम एक हेल्दी एंड सक्सेसफुल प्रेगनेंसी लीड कर सकते हैं। तो यही सारे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों के साथ 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही ईजी प्रेगनेंसी लीड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है ब्लाइटेड ओव्यूम। ब्लाइटेड ओव्यूम क्या होता है? देखिए, रिलेशनशिप के दौरान जब स्पर्म वजाइना से एंटर करते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं यानी कि अंडा तक पहुँचते हैं, अंडे को फर्टिलाइज करता है और उसके साथ साथ आपको प्रेगनेंसी आता है तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो फॉर्म होकर यूट्रस के लाइनिंग पे आकर चिपकता है जिसको हम मेडिकल टर्म में इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इस केसेस में आपके फर्टिलाइजेशन तो होता है, इम्प्लांटेशन होता है, आपके गेस्टेशनल सैक यानी कि बच्चे का थैली भी बन जाता है, पर अंदर जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है यानी कि जो बेबी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं फर्स्ट कुछ दिनों में, जबकि सेल्स डिवीजन होता है तो वो नहीं बनता है, यानी कि आपके बच्चे का थैली तो है, उसके अंदर बेबी नहीं है। मेडिकल टर्म में इसको हम अनएम्ब्रियोनिक और नॉन एम्ब्रियोनिक फेलियर बोलते हैं। ऐसे केस में प्रेगनेंसी फेलियर तो होता ही है, साथ ही साथ मिसकैरेज होता है, बट ये इतना जल्दी होता है कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट थे, यानी कि प्रेगनेंसी आने के कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर आपके मिसकैरेज हो जाता है। बहुत ही जल्दी जो आपके बॉडी में टिश्यू बने हुए होते हैं वो निकल जाता है। मैक्सिमम केसेस में ब्लाइटेड ओव्यूम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कुछ ही हफ्ते के अंदर होता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि 5 से 6 हफ्ते के बीच में भी होता है, जबकि गेस्टेशनल सैक यानी कि बच्चे का थैली 18 मिलीमीटर यानी कि 18 मिलीमीटर तक ग्रो कर जाता है, उसके बाद ये मिसकैरेज हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं इसके कॉजेस क्या है, किस लिए होता है। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन तो होता है, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट एक सेल से दूसरे सेल से 4 सेल से 6 सेल ऐसा करते करते एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। जब सेल डिवीजन एबनॉर्मल होता है यानी कि आपके जितना सेल बननी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के टाइम में, उससे ज़्यादा या कम एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, जीन में प्रॉब्लम होता है, आपके फैमिली हिस्ट्री में ऐसे पहले हो चुका है, तो उस केस में ये ब्लाइटेड ओव्यूम का प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा जो दिमाग में रखने वाली बात होती है वो है एग्स और स्पर्म की क्वालिटी। मैं काफ़ी सारे वीडियोस में ये बात आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि कुछ केसेस में एग्स का जो क्वालिटी है वो ख़राब होता है। एज के हिसाब से भी देखा जाए, हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से देखा जाए तो अगर वीमेन के बॉडी में एग्स का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, साथ ही साथ जो मेल पार्टनर है उसके अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं है, स्पर्म में जान कम है, स्पर्म्स में एनर्जी कम है, स्पर्म बहुत ही मुश्किल से फर्टिलाइज़ किया है, ऐसे केस में भी ये ब्लाइटेड ओव्यूम का प्रॉब्लम होता है, यानी कि बच्चे का फॉर्मेशन कुछ दिन तक बनने का ट्राई तो करता है पर बन नहीं पाता है, एज अ रिजल्ट मिसकैरेज हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे करना है? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉडी हमको सिग्नल दे देते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ अप एंड डाउन्स हो रहा है। कैसे पता लगाना है? देखिए, ब्लाइटेड ओव्यूम के केस में आपके पीरियड भी मिस होगा, आपको पता भी चलेगा कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी आ गया है, आपने टेस्ट भी कर लिया प्रेगनेंसी किट में, आपको पॉजिटिव आ गया, कुछ दिन बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपके बॉडी में जो HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन वो भी बढ़ता है। बट कुछ दिन के बाद आपके एब्डोमिनल क्रैम्पिंग यानी कि लोअर पोर्शन में आपको क्रैम्प्स होना स्टार्ट होगा, दर्द होना स्टार्ट होगा, बैक में दर्द होना स्टार्ट होगा, स्पॉटिंग हो सकता है और उसके साथ साथ एकदम से हेवी ब्लीडिंग हो जाता है। किसी भी केस में आपको पहले से पता नहीं चलेगा कि आपको ब्लाइटेड ओव्यूम का प्रॉब्लम है। अगर एक बार आपके साथ हो चुका है ये तो डॉक्टर के मेडिकेशन और सुपरविजन के अंडर आप प्रेगनेंसी को प्लान करिए। ये तभी पता लगता है जब हम फर्स्ट USG कराते हैं, बट डॉक्टर यूजुअली प्रेफर करते हैं 6 वीक से लेके 9th वीक के बीच में
फर्स्ट अल्ट्रासाउंड बेबी का हार्ट बीट डिटेक्ट करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उससे पहले ही ये मिसकैरेज हो जाता है और हमको पता तक नहीं लगता है कि हम प्रेग्नेंट थे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपको किसी भी तरीके का सर्विक डायलेशन नहीं करवाना, टूल डायलेशन नहीं करवाना, या तो मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सेल्फ अबॉर्ट हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद ही ये निकल जाता है। तो अगर आपको पता लग जाता है कि आपको ब्लाइटेड ओव्यूम की वजह से मिसकैरेज हो चुकी है, तो मिनिमम आपको 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड वेट करना है, यानी कि 3 महीने का गैप देना है, बॉडी को थोड़ा सा रेजुविनेट होने के लिए टाइम देना है, और उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है IUFT, यानी कि इंट्रा ऑटरिन फीटल डिमाइस। ये एक बहुत ही इमोशनल स्टेट है हर पेरेंट के लिए कि जब आप कंसीव कर रहे हो, आपके वोम्ब में बेबी ग्रो कर रहा है, एवरी डे आप उसके साथ एक अटैचमेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं और आप फील कर रहे हैं बेबी के मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग। अचानक से जब आपके स्टिल बर्थ हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, बेबी का डेथ वोम्ब में ही हो जाता है, उस कंडीशन को हम इंट्रा ऑटरिन फीटल डिमाइस बोलते हैं, यानी कि बच्चा वोम्ब में ही स्टिल बर्थ ले लेता है, यानी कि डेथ हो जाता है बच्चे का। और धीरे धीरे हमको जब ये पता लगता है तो बहुत ही एक इमोशनल स्टेट पे हम आते हैं। यूएस में स्टडी करके देखा गया है कि हर साल 24,000 स्टिल बर्थ होता है, और ये इन्फेक्शन या तो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। ये स्टिल बर्थ किसी भी टाइम हो सकता है प्रेगनेंसी के, उसको हम 3 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं: अर्ली मिसकैरेज, मिडिल मिसकैरेज एंड लेट मिसकैरेज। जो अर्ली स्टिल बर्थ होता है वो 20 से लेके 27 वीक के बीच में होता है। जो मिडिल मिसकैरेज होता है वो 28 वीक से लेके 30 वीक्स के बीच में हो सकता है, और उसके बाद 30 वीक्स के बाद 37 वीक तक किसी भी टाइम ये स्टिल बर्थ हो सकता है। अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ है, तो भी ये स्टिल बर्थ लास्ट के कुछ महीने में जाके भी हो सकता है। ये इंट्रा ऑटरिन फीटल डिमाइस कुछ कॉम्प्लिकेशंस के कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को हो जाता है। तो क्या क्या केसेस है, कौन कौन सी चीज़ को हमको दिमाग में रखना है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन्फेक्शन के बारे में तो मैंने बोल दिया है, इसके साथ साथ कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ हो सकता है, यानी कि बर्थ डिफेक्ट के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्पाइना बिफिडा, न्यूरल ट्यूब डिसीज जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है जिसके कारण स्टिल बर्थ होता है, बच्चे का डेथ वोम्ब में ही हो जाता है। इसके बाद फीटो मैटरनल हैमरेज, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है माँ के बॉडी से बच्चे के बॉडी तक, वो अच्छे से अगर नहीं हो पाता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो अगर ठीक से नहीं हो पाता है, तो भी ये स्टिल बर्थ हो सकता है। और उसके साथ साथ प्लेसेंटल एब्रप्शन, यानी कि यूट्रस के लाइनिंग के साथ जो प्लेसेंटा जुड़ा रहता है वो कभी कभी छूट जाता है, यानी कि यूट्रस का लाइनिंग इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, तो उसके कारण डेथ हो सकता है। उसके साथ साथ अगर आपके प्लेसेंटल डिसफंक्शन है, यानी कि आपके प्लेसेंटा का जो काम है वो नहीं कर रहा है, प्लेसेंटा डेवलप नहीं कर रहा है, तो भी बच्चे ग्रो नहीं कर पाता है, स्टिल बर्थ होता है। उसके साथ साथ आ जाता है कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड में इशू, जिसके कारण भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक पैदा होता है, और उसके साथ साथ किसी किसी केसेस में स्टिल बर्थ यानी कि इंट्राऑटरिन फीटल डिमाइस भी देखा गया है। हम जान तो गए हैं कि किसके कारण ये इंट्राऑटरिन फीटल डिमाइस होता है। अब हमको दिमाग में रखना है कि कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि रिस्क फैक्टर होता है जिसके लिए ये स्टिल बर्थ हो सकता है। उसका पहला रीज़न ही है गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है उसके कारण पहली बार तो आपको प्रेगनेंसी आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, और अगर प्रेगनेंसी के बीच में आपको डायबिटीज़ आया या डायबिटीज़ देखा गया है टेस्ट के थ्रू से, तो आपको इमीडिएटली उसको कंट्रोल करना जरूरी है। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एज। 35 इयर्स के बाद अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, पहली बात तो है कि एग्स की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट कर जाता है, जिसके कारण बेबी का ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, बेबी का डेथ हो जाता है, स्टिल बर्थ होता है, बेबी के अंदर बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ आ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके प्रॉपर टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। कौन सा राइट उम्र होता है, कौन सा एज सही होता है बेबी प्लान करने के लिए, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर मिलूंगी न्यू वीडियो पे।
थर्ड पॉइंट इज हाई बीपी, यानी कि हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा खतरा दे सकते हैं आपके बच्चे के लिए और आपके जान के ऊपर। और उसके साथ साथ अगर आपको ओबेसिटी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोटा है, आपके बॉडी के अंदर फैट है, तो भी बच्चे के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप मल्टीपल प्रेगनेंसी में है, यानी कि आपके वोम के अंदर एक से ज़्यादा बेबी है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में रहना है, अल्ट्रासाउंड करना है, डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप में रहना है। ऐसे केसेस में भी किसी बच्चे का हार्ट बीट कम हो जाना, डेथ हो जाना वोम में बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसके साथ साथ अगर आपको प्रीवियस कोई हिस्ट्री है मिसकैरेज का, तो ध्यान में रखना है। एंड अगर आप स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल ये सब ले रहे हैं, तो ज़रूर उससे आपको दूर रहनी चाहिए। अगर आप यही सारे रिस्क फैक्टर के बीच में से गुजर रहे हैं, तो प्रीनेटल चेकअप ज़रूर आप रेगुलरिटी मेंटेन करके कीजिएगा। अब आते हैं सिम्टम्स पे। इसके सिम्टम्स क्या होता है कि आपके पेट के अंदर, वोम के अंदर बेबी का डेथ हो गया है, आपको कैसे पता चलेगा? क्या ये सिमिलर है ब्लाइटेड ओवियम जैसा? चलिए डिस्कस करते हैं। मिसकैरेज का फर्स्ट सिम्टम होता है क्रैम्पिंग, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। ये अर्ली वीक्स में हो या लेट वीक्स में हो, क्रैम्पिंग एक क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ इतने दिन बिताने के बाद बेबी जो आपके वोम है उसमें ग्रो कर चुका है, एंड इतने दिन बाद जब आपके मिसकैरेज होता है तो बहुत आसानी से होता नहीं है। उसके लिए सार्विक डायलेशन, टूल डायलेशन, मेडिकेशन ज़रूरी होता है। और उसका एक सिम्टम है फीवर। फीवर के साथ साथ बच्चे का जो मूवमेंट है वो टोटली बंद हो जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि 3.5 महीने के अंदर ही अंदर बच्चे का हल्का फुल्का क्विकनिंग मूवमेंट आ जाता है। और उसके साथ साथ जब 5th मंथ में हम एनुअल टेस्ट करते हैं 21st वीक में, तब बच्चे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट के साथ आपके हेवी ब्लीडिंग होता है, एंड उसके साथ साथ मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपके मिसकैरेज होता है तो ज़रूर डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि सेल्फ अबॉर्शन हो जाएगा जस्ट लाइक ब्लाइटेड ओवियम, क्योंकि आपके बेबी बहुत बड़ा हो गया है पेट के अंदर, तो उसका पूरी वजाइना के थ्रू से क्लियर होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे केसेस में आपको ज़रूर एक यूएसजी करवानी चाहिए। अब कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर इंट्राउटेराइन फीटल डिमाइस हो चुका है? इसके डायग्नोसिस क्या क्या है, प्रोसीड्यूर क्या क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। यूएसजी के साथ साथ आपको एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवानी चाहिए, जहाँ पे बच्चे का हार्ट बीट डिटेक्ट किया जाता है, मूवमेंट डिटेक्ट किया जाता है, बच्चे के अंदर जान है, लाइफ है, चल रहा है कि नहीं हार्ट बीट, वो सब देखा जाता है। उसके साथ साथ बायोफिजिकल प्रोफाइल नाम का एक टेस्ट होता है। हार्ट बीट तो डिटेक्ट होता है, उसके साथ बच्चे के जो दूसरे ऑर्गेन्स है, जो एनोमली टेस्ट में भी हम देखते हैं कि वो सब ठीक है कि नहीं, कोई ट्राइसोमी है, क्रोमोसोमिनल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं, वो सब भी डिटेक्ट किया जाता है कि पूरे तरीके से हमको अच्छे से पता चले कि बच्चे का डेथ हुआ कि नहीं। उसके बाद ही हम डायलेशन या तो वॉश करने, अबॉर्ट करने का प्रोसीड्यूर स्टार्ट करते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर टेस्ट भी होता है, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड फ्लो होता है जब तक बेबी जिंदा रहता है, वो बहुत ही अच्छे से होता है। जैसे बच्चे का डेथ हो जाता है तो वो प्रोसीड्यूर भी बंद हो जाता है। तो वेलोमेट्रिक एक टेस्ट होता है, जहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है कि ब्लड सप्लाई अभी भी हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई अभी भी हो रहा है बेबी के बॉडी में। उसके साथ साथ बच्चे का हार्ट बीट फिर से डिटेक्ट किया जाता है, हमको पता लग जाता है कि बेबी जिंदा है कि उसका स्टिल बर्थ हो चुका है। इंट्राउटेराइन फीटल डिमाइस एक ऐसा कंडीशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, और उसके साथ साथ एंगर और एक गिल्ट फीलिंग हर मम्मी में आता है जो ये सब फेस करते हैं। तो आपको मेंटल पीस मेंटेन करनी चाहिए, अपने आप में हिम्मत रखनी चाहिए, अपना डाइट ठीक कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट के बाद डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर फिर से आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, बीच में कुछ दिन गैप लेनी चाहिए, और दोबारा से ये आपके साथ रिपीट ना हो, इसीलिए प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है। आज का लास्ट और जो फाइनल टॉपिक है वो है मोलर प्रेगनेंसी। देखिए, मोलर प्रेगनेंसी हर किसी में नहीं होता है, ये एब्सोल्युटली रेयर केस है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, काफ़ी सारे लड़कियों में ये पाया जाता है। देखिए, जब आप रिलेशन बना रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के साथ साथ बच्चा फॉर्म तो हो जाता है, यूट्रस के लाइनिंग पे आके चिपक तो जाता है, इम्प्लांटेशन तो हो जाता है, बट जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की जगह पे फॉर्म होता है एक बड़ा सा ट्यूमर। अब ये ट्यूमर ना तो बच्चे को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ना तो ऑक्सीजन दे सकते हैं, ना तो कोई भी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा वीक हो जाता है, एंड उसके बाद ये डेथ हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो वो प्रेगनेंसी ठहरेगा नहीं।
1000 में से एक लड़की को ये गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज यानी कि जो ट्यूमर होता है वो छोटा छोटा ग्रेप्स के जैसा फॉर्म होता है। अब ये बात ध्यान में रखना है कि जिसको मोलर प्रेगनेंसी होता है उसको भी प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव लाइंस आता है, उसको भी पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हुआ। धीरे धीरे जब वो टेस्ट करते रहते हैं तो वो HCG हार्मोन बढ़ता भी है शरीर में, और उसके साथ साथ जो पॉजिटिव लाइन है वो गाढ़ा होता जाता है, प्रोग्रेस करता है, बट बहुत देर तक वो टिकता नहीं है। बहुत ही जल्दी मिसकैरेज के साथ साथ प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है। मोलर प्रेगनेंसी के कारण आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। देखिए यूट्रस में इसके जो हिस्सा है यानी आपके बेबी के पड़ा हुआ जो हिस्सा है वो रह जाता है, तो आपको ज़रूर एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए। ब्लाइटेड ओवियम के जैसे ये सेल्फ अबॉर्ट नहीं होता है, पूरी क्लियर नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर के साथ डेफिनेटली बात करनी चाहिए इसको प्रॉपर तरीके से वॉश करने के लिए। मोलर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या है? देखिए HCG हार्मोन तो बढ़ता है, जैसे मैंने बोल दिया कि प्रेगनेंसी हार्मोन इंक्रीज करता है, हर 2 दिन में डबल होता है, इसीलिए आपके जो प्रेगनेंसी किट है उसमें जो पॉजिटिव लाइन है वो गाढ़ा होता है। बट उसके साथ साथ बच्चे का कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, और उसके साथ साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि मॉर्निंग सिकनेस जैसा प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अनकंफर्टेबल एंड डिस्कम्फर्ट एक पार्ट होता है मोलर प्रेगनेंसी का। अब मैं आती हूँ बेबी बम्प पे। देखिए बेबी बम्प यूजुअली 5th मंथ से दिखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं उनको मे बी 4 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। बट जिनको मोलर प्रेगनेंसी है बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बेबी बम्प ग्रो करता है, एब्डोमेन का साइज बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, 3rd मंथ में ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, हेवी होता है, उसके साथ साथ मिसकैरेज जब होता है ग्रेप्स लाइक टिश्यूज निकलते हैं वजाइना से, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके मिसकैरेजेस हो चुका है। तुरंत आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करनी चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहती हूँ, चाहे आपके ब्लाइटेड ओवियम का प्रॉब्लम हो, इंट्राउटेराइन फिटल डिमाइस हो या तो मोलर प्रेगनेंसी हो, तीनों में से एक भी केस को लेके अगर आप डील कर रहे हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। प्लीज़ इसको अनट्रीटेड कंडीशन में मत रखें, इससे आपको यूट्रिन इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, कैंसर जैसे बीमारियां हो सकता है। सो प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।